Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, रीट एमपीटेट और सीटेट की भर्ती हेतु हिंदी शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 10 लेकर आया हूं। 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है साथियों। अगर आप पूरे 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हो, बिल्कुल किसी भी टेस्ट को मिस नहीं करते हो, तो बिल्कुल मेरी गारंटी है आप बहुत ही शानदार आपका स्कोर होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ नया नॉलेज आपको देने वाला हूं। मित्रों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बिल्कुल आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 आता है, लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष, विवेकानंद और विनोबा भावे। तो साथियों देखिए, सीधी सी चीज़ है कि ये आपको परिभाषा बतानी है कि उपयुक्त जो परिभाषा है ये किसने दी है या फिर इसका जो समर्थन करने वाले हैं वो कौन है। तो साथियों इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। इन्होंने इसका समर्थन किया है कि बालकों को आप लिखना सिखाओगे लेकिन उसके पहले चित्रकला का ज्ञान दो उनको, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही होते हैं। तो इसका प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान और पढ़ने का उद्देश्य। तो देखिए, प्रश्न को समझिए और फिर आंसर दीजिए, क्योंकि आप प्रश्न को जिस तरह से समझोगे उसी तरह से आप उसका उत्तर दोगे। और आपने अगर गलत तरीके से इस चीज़ को समझा तो आपका उत्तर भी गलत हो जाएगा साथियों। तो इसका सही आंसर रहेगा पढ़ने का उद्देश्य। वो कैसे रहेगा, देखिए कि प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की जा रही है, 1 से 5 तक की मान सकते हो आप। वहाँ पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, देखिए संदर्भानुसार अर्थ भी याद होना चाहिए, अक्षरों की पहचान भी होना चाहिए, अनुमान लगाना भी आना चाहिए, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य। तो ये तो मित्रों जो प्राथमिक स्तर है उसके बाद का उद्देश्य आता है साथियों। ये इसलिए ये प्राथमिक उद्देश्य में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर। चौथा विकल्प आपका इस प्रकार सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, द्रुत पाठ का महत्वपूर्ण पद है वर्तनी सुधार, सस्वर वाचन, मौन पठन और उच्चारण सुधार। तो साथियों देखिए, द्रुत पाठ, द्रुत का मतलब होता है तीव्र या तेज गति से पढ़ना। तो तीव्र या तेज गति किसमें, मौन पठन से की जाती है साथियों। इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। ये टेस्ट नंबर 10 हुआ है। मैंने पहले कहा था कि जैसे ही 10 टेस्ट होते हैं, जितने भी 10 टेस्ट में आपके कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं, जिन पे आपको डाउट है कि इसका आंसर सर ने गलत बताया, इसका आंसर ये होना चाहिए, उनको कल क्लियर किया जाएगा आपके 10 टेस्टों के सारे प्रश्न। तो जो भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके रख रखा है जिसने भी, वो उस क्लास को जरूर देखिएगा साथियों। सुबह 8 बजे आपके वो क्लास आ जाएगी कल। और आज मैंने जो मनोविज्ञान के 5 टेस्ट लिए हैं उनकी जो सॉल्यूशन क्लास है वो मैंने अपलोड कर दी है। तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, जिसमें भी आपके डाउटफुल वाले क्वेश्चन हैं उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तो उस क्लास को मिस नहीं करें जो मेरे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जिसने कर रखा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 आता है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण और बातचीत करना। तो यहाँ पर भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है साथियों, बालक जितना ज़्यादा एक दूसरे से वार्तालाप करेगा, छोटा बच्चा जितना ज़्यादा बातचीत करेगा वो उतना ही ज़्यादा भाषा का ज्ञान प्राप्त करेगा। तो साथियों इसलिए बातचीत करना इसका सही आंसर रहेगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें शुद्ध उच्चारण भी हो सकता है, मानक वर्तनी भी हो सकता है, सुंदर लिखना, ये तो नहीं होगा। लेकिन दूसरा तीसरा विकल्प भी अगर आपके दिमाग में आता है तो साथियों निकाल दीजिए उसको, विकल्प 4 ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, बच्चे सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है, पावलोव, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और स्किनर। तो ये जो विचार है ये वाइगोत्स्की का है। मैं आपको एक बात बताऊं साथियों, भाषा अर्जन संबंधी जो चीज़ें हैं और अगर वहाँ पर वाइगोत्स्की ऑप्शन में है तो फिर आपका वाइगोत्स्की वाला ही विकल्प सही है। यहाँ पर बच्चे सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा सीख रहे हैं, खुद ही सीख रहे हैं, उनमें जन्मजात योग्यता होती है, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है काव्यात्मक भाषा सिखाई जाए, विचारों की अभिव्यक्ति करवाई जाए, सुंदर लेखन या वर्तनी की शुद्धता। तो साथियों देखिए, बच्चों को लिखना सिखाने में
यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। वो कैसे, देखिए, विचारों की अभिव्यक्ति ही लेखन जो शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि जो लेखन शिक्षण के माध्यम से जो बालक है वो अपने विचारों को बहुत ही अच्छे और सही ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सीखने सिखाने में संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान और भाषा का समृद्ध परिवेश। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों भाषा का समृद्ध परिवेश। मतलब बच्चे को परिवेश ही ऐसा दो जहाँ पर भाषा पूर्ण रूप से सही बोली जाती है, सही तरीके से अभिव्यक्त की जाती है, वो सही तरीके की भाषा को सुनेगा, उसमें रहेगा, तो फिर आसानी से वो भाषा को और उसके व्याकरण को भी वो सीख जाएगा। चौथा विकल्प आपका सही है मित्रों यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न 8, प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है और अनुवाद का सहारा लेता है। तो साथियों प्रत्यक्ष विधि आपने नाम सुना होगा इस विधि का पहले भी। तो इस विधि में बालक क्या करता है, कैसे भाषा सीखता है, क्या इसकी विशेषता है वो बताइए मित्रों। इसका राइट आंसर है अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है बालक। कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि में अनुकरण करता है। यहाँ पर जो आपका प्रथम विकल्प है साथियों वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न 9 देखेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न है समझना अच्छी तरह से और फिर आपको आंसर देना है। सुनने और लिखने की कुशलता ये का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बालक जो सुन रहा है, बालक जो लिख रहा है उसमें कितना कौशल है, इसका आपको आकलन करना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना और सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो साथियों देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन कर रहे हो तो बालक सुनी गई कहानी को यदि अपने शब्दों में लिखता है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि बालक ने किस कहानी को किस तरीके से सुना है और किस तरह से वो लिख रहा है। तो दोनों कौशल का यहाँ पर मूल्यांकन हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो चौथा विकल्प है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है साथियों। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए। कल सॉल्यूशन क्लास है, याद रखिएगा उस क्लास का टाइम जरूर, उस क्लास को जरूर अटेंड करना मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं साथियों। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगमित पद नहीं है। मतलब इनमें से यहाँ पर जो 4 विकल्प है इनमें एक विकल्प ऐसा है जो हर्बर्ट ने अपनी पंचपदी प्रणाली में नहीं बताया है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन और मूल्यांकन। तो साथियों यहाँ पर आपको उस विकल्प का चयन करना है जो हर्बर्ट ने अपनी पंचपदी प्रणाली में नहीं बताया है। जी हाँ, अगर आपने मूल्यांकन सही लगाया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, क्योंकि मूल्यांकन का पद हर्बर्ट ने अपनी पंचपदी प्रणाली में नहीं बताया है। उसने प्रस्तावना बताई है, प्रस्तुतिकरण बताए है, उद्देश्य कथन है, ये सभी चीज़ें उसमें है साथियों, लेकिन उसमें मूल्यांकन का पद नहीं है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 साथियों, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। भाषा सीखने का उद्देश्य है, प्रश्न को समझिएगा, आपको भाषा सीखने का उद्देश्य बताना है। क्या उद्देश्य है? प्रत्येक परिस्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो साथियों भाषा सीखने का यहाँ पर क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से भाषा सीखी जाती है? मित्रों राइट आंसर है प्रत्येक परिस्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ये भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अगर आप प्रत्येक परिस्थिति में भाषा का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपने भाषा सीखी ही कहाँ है। इसलिए आपका यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है साथियों वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में
मौन पठन किस कक्षा से शुरू किया जाना चाहिए? अब इसको मैं समझाऊंगा नहीं, एक बार आप उत्तर देना, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कक्षा 1, कक्षा 5, कक्षा 6 और कक्षा 3। तो साथियों राइट आंसर बता दीजिए एक बार, इसका राइट आंसर इसका क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा कक्षा 6, विकल्प नंबर 3। अब ये क्यों आंसर सही है? क्योंकि गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण, मतलब गहन अध्ययनिष्ठ का सीधा सा मतलब ये निकल जाता है कि बालक की जो सोच है, बालक का जो मानसिक स्तर है वो उच्च होना चाहिए। तो उच्च कब होगा? जब वो कक्षा 6 तक चला जाएगा, लगभग वो 11-12 साल का हो जाएगा तब। इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है। और डायरेक्टली आपसे अगर प्रश्न पूछे कि मौन पठन किस कक्षा से शुरू किया जाना चाहिए, तो फिर आपका वहाँ पर कक्षा 3 वाला जो विकल्प है वो सही रहेगा साथियों। क्लियर है सभी के? चलिए तीसरा विकल्प सही है इसमें प्रश्न नंबर 12 में। अगला प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं पूछने का उद्देश्य क्या है? कि जो शिक्षक है वो कविता और कहानियों पर चर्चा करता है, कविता और कहानियों के बारे में बच्चों से पूछता है, तो उसका क्या उद्देश्य रहता है? भाषा के विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो साथियों आपको सही आंसर इसका देना है। देखिए मित्रों, इसका वैसे तो सही आंसर कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है माना गया है, कि बच्चों की जो कल्पनाशीलता है उसका पोषण हो, ठीक है, इसलिए कहानियों पर और कविताओं पर चर्चा की जाती है। तो विकल्प दूसरा सही है। लेकिन आप फिर भी कमेंट करके जाइए कि 13वें प्रश्न में क्या आपको प्रथम विकल्प सही लगता है। अगर हाँ तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 13 में आप कमेंट करके जाइए साथियों, सॉल्यूशन क्लास में इसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? चित्र प्रदर्शन द्वारा, संभाव कविता की प्रस्तुति करके, प्रश्नोत्तर रचना द्वारा और कवि परिचय द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 14 का। देखिए आप पहले प्रश्न को राइट आंसर बता दीजिए, फिर प्रश्न आप आसानी से समझ जाओगे इसका उत्तर भी। मित्रों राइट आंसर है संभाव कविता की प्रस्तुति करके। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है? उत्प्रेरणात्मक उपक्रम का मतलब होता है प्रस्तावना प्रश्न। क्या होता है? प्रस्तावना प्रश्न। अब प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए बेस्ट विधि, लेकिन किसमें? कविता शिक्षण में। पद्य शिक्षण की यहाँ बात की जा रही है और पद्य में भी क्या? कविता। तो आप उसके समान भाव वाली कविता प्रस्तुत करके आप उत्प्रेरणात्मक उपक्रम मतलब प्रस्तावना प्रश्न कर सकते हो। जैसे आपको महारानी लक्ष्मीबाई का पाठ पढ़ाना है, तो उसके समान भाव वाली मतलब वीरता और देशभक्ति वाली कोई दूसरी कविता प्रस्तुत बच्चों के सामने कर दो, और फिर बच्चों के मन में एक ये आ जाएगा कि हाँ भाई यार इससे संबंधित कोई चीज़ पढ़ाएंगे अपने सर, तो वो तैयार हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। इसलिए समान भाव वाली कविता प्रस्तुत करके आप प्रस्तावना प्रश्न पूछोगे तो ये बेस्ट रहेगा साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, कि जो पाठ जब पूरा होता है तो उसके अंत में अभ्यास और जो गतिविधियां दी जाती है तो उसका क्या उद्देश्य नहीं है? जो उद्देश्य नहीं है वो बताओ। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना और प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो साथियों इसका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का। मित्रों इसका राइट आंसर है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ये इनका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि देखिए सरलता से याद करवाना ये तो रटने वाली चीज़ हो गई है। चौथा विकल्प सही है, क्यों यहाँ पर जो 3 विकल्प है, भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये इसके उद्देश्य होते हैं साथियों। तो आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। एक छात्र कविता का सस्वर वाचन कर रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? तो कोई छात्र है जो कविता का सस्वर वाचन कर रहा है सुर लय ताल यति गति के साथ, तो किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? ज्ञान, अवबोध, कौशल और अभिरुचि। तो साथियों देखिए किसी भी चीज़ को जब गाया जाता है, सस्वर वाचन किया जाता है उसका, तो फिर वहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति मानी जाती है। कौन से उद्देश्य की? कौशलात्मक उद्देश्य की। इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है मित्रों वो यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा।
ये 16वां प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं मित्रों। 17वां प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य क्या है? देखिए 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तीनों में 6 उद्देश्य होते हैं। यहां पर आपसे पूछा है क्रियात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य, मतलब 6वां उद्देश्य, मूल्यांकन करना, चरित्र निर्माण करना, आदत निर्माण करना और उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर आता है, क्रियात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य आता है आदत निर्माण करना। क्या आता है? आदत, की बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सके, ये क्रियात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य होता है। तो जो विकल्प नंबर 3 है आपका यहाँ पर, वो सही है साथियों। देखिए जो मूल्यांकन है वो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य होता है, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, वाचन की कौन सी विधि संकोची छात्रों के लिए उपयोगी है? वैयक्तिक वाचन, मौन वाचन, संवेद वाचन और आदर्श वाचन। तो देखिए जो संकोची छात्र होते हैं, मतलब जिनको बोलने में संकोच होता है, ऐसे छात्रों के लिए संवेद वाचन सबसे बेस्ट विधि होती है, क्योंकि संवेद वाचन में एक साथ सभी विद्यार्थी वाचन करते हैं, एक साथ सभी विद्यार्थी गाते हैं किसी चीज़ को। तो वहाँ पर क्या होता है कि बालक जो संकोची छात्र है वो भी उस चीज़ को सभी के साथ साथ गा लेता है, फिर उसको शर्म वगैरह नहीं आती है, संकोच उसका हट जाता है इसी स्थिति में। इसलिए आपका जो विकल्प 3 है वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों। पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो पद्य पाठ योजना है, पद्य पाठ योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या पद है? इनमें पद्य पाठ योजना की बात की जा रही है यहाँ पर। प्रस्तावना, आदर्श वाचन, भाव विश्लेषण और संभावी कविता। देखिए जो पद्य पाठ जब पढ़ाया जाता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भाव विश्लेषण करना, क्योंकि जो कविता वगैरह या जो अन्य कोई चीज़ गाकर पढ़ाई जाती है पद्य पाठ योजना के अंतर्गत, तो उसका जो मेन जो भाव निकलता है कि उस कविता का जो भाव आखिर है क्या, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भाव विश्लेषण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। विकल्प 3 सही है साथियों। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, लेकिन हमें सपोर्ट कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हो आप, जो आप वीडियो को पूरा देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों। प्रश्न 20 देखेंगे। हिंदी में संधि पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति है? अनुवाद पद्धति, भाषण पद्धति, आगमन निगमन पद्धति और वाद विवाद पद्धति। देखिए आपको संधि का टॉपिक पढ़ाना है बच्चों को, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए अनुवाद पद्धति तो ऐसा कुछ है नहीं, भाषण पद्धति भी नहीं है, वाद विवाद भी नहीं है, आगमन निगमन पद्धति है। पहले आप आगमन पद्धति का प्रयोग करोगे, फिर निगमन पद्धति का, मतलब आगमन निगमन पद्धति यहाँ सही आंसर है। आगमन पद्धति में क्या किया जाता है? पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियम निकलवाए जाते हैं, फिर नियम निकलवाने के बाद जब बच्चे उस नियम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उदाहरण देते हैं सोल्व करने के लिए। तो इस प्रकार ये आगमन निगमन पद्धति होती है साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही है। कमेंट करके जाए कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी बताएं। अगर कोई प्रश्न कंफ्यूजन वाला है तो वो भी कमेंट कर दे आप। और जो एमपीटेट साइकोलॉजी रीट सीटेट के लिए जो सॉल्यूशन क्लास है उसको जरूर अटेंड करें, मेरा आग्रह है आपसे इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।